मैथ्स मास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। नंबर सिस्टम क्या है बारीकी से समझा। अब आज के क्लास में, आज के सेशन में हम लोग रियल नंबर के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे और रियल नंबर से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो थोड़ा सा चर्चा कर ले रियल नंबर में किस पर सवाल क्या होगा, किस प्रकार का सवाल होगा। तो रियल नंबर में सवाल आता है प्राकृतिक संख्या से, सम संख्या से, पूर्ण संख्या से और विषम संख्या से कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, औसत क्या होगा, वर्गों का योगफल क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे और फिर आगे देखते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या से। हम सभी को पता है प्राकृतिक संख्या क्या है। तो कहेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और गिनती हम लोग स्टार्ट करते हैं, गिनती हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो कहेंगे 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं का समुच्चय, यह आपका क्या निकल कर आता है। तो कहेंगे प्राकृतिक संख्या। अब प्रश्न प्राकृतिक संख्या से कैसा बनकर आता है, चलिए उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। जैसे प्रश्न है कि लगातार n प्राकृतिक संख्या लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। और इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछ लिया जाता है कि लगातार n तक की, बाकी बात वही, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो दोनों ही के लिए सूत्र निकल कर आता है n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ n जैसे अगर 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या लिखी गई है तो यहाँ पर जो अंतिम संख्या है वो अंतिम संख्या बड़ी n को बता रहा है और संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, कुल आंकड़ा कितना है, वो छोटी n बता रहा है। तो छोटी n और बड़ी n अर्थात आंकड़ों की कुल संख्या और अंतिम संख्या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए यदि प्राकृतिक संख्या 1 से लिखी गई है तो दोनों ही समान होता है। ठीक है, तो हमारा सूत्र निकल कर आता है, सूत्र से ये n इंटू n प्लस 1/2। अब अगर प्रश्न में बोल दे लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ये आपका होगा सूत्र से कि 10 गुने 10 जमा 1 भागा 2 अर्थात 10 गुने 11 भागा 2 कितना निकल कर आता है 55। ठीक है, अब यदि इसी प्रश्न में लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अथवा लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या औसत अथवा n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ ले, योगफल की जगह पर इस बार औसत पूछ ले। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा,
तो पता है कि यदि औसत की बात की जाए तो औसत आपका होता है कि आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब यदि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या लिखी गई है, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का यदि औसत पूछा जाए तो जाहिर सा बात है कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल करेंगे और फिर संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे। तो आपके पास 10 संख्याओं का योगफल तो 10 से भाग करेंगे, n संख्याओं का योगफल तो n संख्याओं का योगफल निकालकर n से भाग कर देंगे, तो वही आपका औसत होगा। योगफल क्या होगा n प्राकृतिक संख्याओं का, तो अभी आपने पढ़ा था कि n इंटू n प्लस 1/2 n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है। और अगर औसत की बात करें तो योगफल भागा संख्याओं की संख्या आंकड़ों की संख्या। तो इस प्रकार से औसत आपके पास निकल कर आता है n प्लस 1/2। ठीक है, तो हमारे पास आंकड़ा कितना है, तो 10, n का मान है 10 और जमा 1 भागा 2, यहाँ भी निकल कर आता है 11 भागा 2 5.5। ये आपका औसत निकल रहा है। ठीक है, अब एक और भी बात चलिए जिक्र कर ही लेते हैं कि यदि संख्याओं को समांतर श्रेणी में लिखी गई है, चाहे वो कोई भी संख्या श्रेणी हो, हालांकि प्राकृतिक संख्या भी समांतर श्रेणी में ही होती है। कैसे, तो कहेंगे कि लगातार दो पदों के बीच यदि समान अंतर देखने को मिले तो ऐसे श्रेणी को समांतर श्रेणी में समझा जाता है। समांतर अर्थात समान अंतर पर पदों को अगर लिखा गया है किसी श्रेणी में, तो यदि समान अंतर पर पदों को लिखा गया है तो वैसे श्रेणी का आंकड़ों का पद के साथ अंतिम पद के योगफल का आधा करके। तो यहां भी n प्राकृतिक संख्या है तो उसका औसत यदि पूछा जा रहा है तो कहेंगे पहला पद प्लस अंतिम भागा 2। तो इस प्रकार से आपका औसत निकल कर आता है। तो नहीं कुछ तो ध्यान में रखेंगे, इस सूत्र को भी ध्यान में रखेंगे। यदि औसत पूछा जाए प्राकृतिक संख्याओं का तो n प्लस 1/2 होता है। अब आगे देखते हैं, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यह भी पूछ लेता है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो ये निकल कर आता है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 से। ठीक है, प्रश्न जो लिखा हुआ है उससे एक प्रश्न भी बना लेते हैं हम लोग, वो इस प्रकार का कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यदि 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर अगर बोल दिया जाए तो आपका क्या निकल कर आएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले n क्या है, अंतिम संख्या क्या है, अथवा संख्याओं की संख्या क्या है। तो संख्याओं की संख्या छोटी n, संख्याओं की संख्या अथवा आंकड़ों की संख्या कितनी है, 10 है। तो आंकड़ों की संख्या 10 है तो सूत्र पर केवल रख देते हैं, तो कहेंगे 10 गुने 10 जमा 1 गुने 2 गुने 10 जमा 1 और 6 से भाग कर देना है। तो इस प्रकार से निकल कर आता है 10 गुने 11 गुने 21
में 6 से भाग देने पर, तो 2 तिहाई 6, 2 से 5 बार में, 3 से 7 बार में, 7 पचे 35 गुने 11 385, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। यदि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल हो गया, तो अगर पूछ ले कि वर्गों का औसत क्या होगा, तो औसत के लिए आपका सूत्र निकल कर क्या आएगा, इसी प्रश्न में ये था योगफल, और यदि यही चेंज कर दे इस प्रश्न में, योगफल के बजाय हम पूछ ले औसत क्या होगा इसी टर्म के लिए, इसी प्रकार के श्रेणी के लिए, इसी प्रकार की सीरीज के लिए औसत क्या होगा, तो औसत आपका निकल कर आएगा 1 2n + 1 / 6 से। ठीक है। चलिए डाटा आप रखकर, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा बदलते हैं प्रश्न को कि यदि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, वर्गों का योगफल, अब घनों का योगफल वह भी देख लेते हैं। तो इसको मिटा रहे हैं और पॉज करके स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं, प्रश्न देखते हैं कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, ऐसे प्रश्न के लिए तो ये होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब यदि प्रश्न में ही आपके पास दिया हुआ है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का यदि घनों का योगफल पूछा जाए तो क्या निकल कर आएगा। तो ये होगा आपका जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, कहाँ तक, तो कहेंगे 10 का क्यूब। यहाँ आंकड़ों की संख्या कितनी है, तो आंकड़ों की संख्या चूंकि 1 से गिनती 10 तक है, तो n का मान भी 10 ही निकल कर आएगा। अब कहेंगे इसका योगफल क्या होगा, तो योगफल आपका निकल कर आएगा योगफल निकल कर आएगा 10 × 10 = 1 / 2 का स्क्वायर। कितना होता है, तो 2 से 5 बार में, और 5 × 11 का स्क्वायर 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर होता है आपका 3025। ये आपका उत्तर। ठीक है। हालांकि औसत से तो प्रश्न देखने के लिए नहीं मिला है, बट अगर पूछ ले कि इन संख्याओं का, इन आंकड़ों का औसत क्या होगा, तो औसत भी देख लेते हैं। ये तो रहा योगफल का, और अगर पूछ ले इसी टर्म में औसत क्या होगा, ये औसत निकल कर आएगा n, एक n तो आपका बाहर रहेगा, सॉरी हाँ, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी एक n केवल बाहर हो जाएगा। सुमित थोड़ा सा पॉज करना। तो ये निकल कर आता है आपका n × n, एक n बाहर हो जाएगा, n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर केवल और केवल n + 1,
तो औसत आपका निकल कर आता है 10, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है 10 जमा 1 11/2 का होल स्क्वायर है, तो 2 बार 11/2 से गुना करेंगे। यदि 2 से काटे तो 5 बार में, और यहाँ मिल रहा है नीचे 2, तो हम कोशिश करते हैं कि 5 से गुना और 5 से भाग भी कर दें। तो ऊपर निकल कर आता है 11 × 11 121 को गुना कर दें 25 से, या 11 25 55 का स्क्वायर, ये होता है आपका 325, और नीचे आता है 5 × 10 यानी कि 302.5, ये आपका औसत निकल कर आएगा। चलिए, ये तो हो गया प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित प्रश्न। इतना ही नहीं प्रश्न पूछा जाता है, बल्कि प्रश्न इसमें और भी पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए अगर बात करें, अगर साधारण समांतर श्रेणी में लिखी गई है कि प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, जरा सा मेरे बातों पर ध्यान देंगे कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो लगातार प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ ना करके आपके पास प्रश्न में पूछ लिया जाए कि चलो भाई ये बताओ कि 10 से प्रारंभ करके अथवा 11 से प्रारंभ करके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब आपका डाटा कुछ भी रह सकता है, 11 के बजाय 31 से स्टार्ट कर दिया जाए, या अन्य किसी अंतिम संख्या भी कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले तो ऐसे सवालों के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। तो ऐसे सवालों के लिए तो कोशिश करेंगे सबसे पहले इस संख्या को लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में लाने का प्रयत्न करेंगे। चलिए जरा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट कर लेते हैं इसकी चर्चा, फिर आगे देखेंगे हम लोग पूर्ण संख्या और सम संख्या तथा विषम संख्या। तो सूत्र पर संख्याओं को कैसे रखा जाता है ये ध्यान में रह जाए तो फिर बाकी आगे केवल और केवल सूत्रों पर ही ध्यान देंगे, और सवाल उससे ही हम लोग समझ लेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ, प्रयत्न आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करना है। किसी भी मैथ्स के बुक को उठाएंगे, उसमें आपके पास इस तरह के सूत्रों पर आधारित बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, और कहा जाता है ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो आपका प्रैक्टिस ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। यदि प्रश्न में दिया है 11 से 20 तक की संख्याओं का योगफल, तो अगर ऐसी संख्याओं, कम से कम चीज को सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि संख्या किस पैटर्न पर है। तो ये संख्या प्राकृतिक संख्या के पैटर्न से पहले 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे, और चूंकि 11 से लेकर 20 तक की संख्या, तो 1 से 10 तक की संख्या, तो इसमें अतिरिक्त संख्या मिल रहा है, तो 1 से 10 तक की अतिरिक्त संख्याओं को हम जोड़कर इन संख्याओं के योगफल में से घटा देंगे। तो ऐसे में बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 11 से लेकर 20 तक की संख्याएं। तो केवल ये समझाने का तात्पर्य ये था कि भाई अगर ऐसा सवाल पूछ रहा है तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न हम लोग सेट कर लेंगे, और उसके बाद के साधारण जो सूत्र है हमारे पास, उस सूत्र पर सवाल को रखेंगे। तो कहां तक, तो चूंकि 10 तक की संख्याओं का आवश्यकता नहीं है, तो 10 तक की संख्याओं का योगफल को 1 से 20 के योगफल में से घटा देंगे। अब चूंकि 1 से 20 तक की संख्याओं के योगफल का तो सूत्र है हमारे पास, लगातार प्राकृतिक संख्या है, यहाँ भी लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो कहेंगे हमारा 1 से 20 तक की संख्याओं का योगफल n × n + 1/2 के सूत्र से, तो यहाँ मिलता है हमारे पास 20 × 20 = 1/2, और यहाँ निकल कर आता है 10 × 10 = 1/2।
अगर घटा दें तो 10 और यहाँ भी 5, तो निकल कर आता है 10 गुने 21 और यहाँ निकल कर आता है 11 गुने 5। तो 210 में से अगर 55 को घटाया जाए तो निकल कर आता है 155। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है। अब अगर प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न में स्क्वायर कर दिया जाए कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, यदि ऐसे ही प्रश्न में 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर लगातार प्राकृतिक संख्या है और वर्गों का योगफल है, कहाँ तक? यदि 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा जाए 11 से प्रारंभ करके, तो ऐसे भी प्रश्न के लिए क्या करेंगे? तो पहले प्रयत्न करेंगे कि इसको लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में पहले लिख ले। तो क्या निकल कर आता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से कहाँ तक? तो अंतिम संख्या 20 के स्क्वायर तक, और उसमें हम घटाएंगे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के स्क्वायर। स्क्वायर क्या निकल कर आ रहा है? तो 20 के लिए जो आपके पास सूत्र है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 के फॉर्मूला से। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब क्यूबिक सीरीज रहा तो उसके लिए भी हम लोग क्यूबिक सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे। क्यूबिक सीरीज का फॉर्मूला क्या था? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए आगे देखते हैं। आप किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक यूट्यूब चैनल पर जो प्रोफाइल है क्या होता है सो वहाँ पर दिया हुआ है। आप वहाँ टेलीग्राम चैनल जो है मैथ्स मास्टर वो ज्वाइन कर लेंगे, और किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो, कोई टॉपिक हो जो जानना हो, जिस पर वीडियो बनाए हम, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पूर्ण संख्याओं पर बात करें। अब अगर प्राकृतिक संख्या अगर अच्छे से समझ में आ गया तो पूर्ण संख्या भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई पूर्ण संख्या क्या है? तो कहेंगे पूर्ण संख्या है आपका, कहेंगे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, प्राकृतिक संख्याओं के फैमिली में जीरो को शामिल कर संख्या का समुच्चय प्राप्त होता है। तो कहेंगे प्राकृतिक संख्या, तो आपको पता था कि 1 से प्रारंभ होता है, 1 2 3 4 कहाँ तक? तो अनंत तक। संख्याओं के समुच्चय में शून्य को भी अगर शामिल करें तो अब जो हमारे पास संख्याओं का जो एक फैमिली प्राप्त होता, फैमिली निकल कर आता है, ये फैमिली क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या का। अब ध्यान देंगे, प्रश्न अगर पूछ ले लगातार n पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो ये होता है आपका n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, यदि लगातार अगर इसी प्रश्न में बोल दिया जाए लगातार n पूर्ण संख्या और सवाल में बदल दिया जाए n तक की पूर्ण संख्या, तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ n और n अर्थात आंकड़ों की संख्या और अंतिम संख्या दोनों का मान अलग अलग होता है। यदि 10 पूर्ण संख्याओं को लिखें हम, जरा से ध्यान देंगे कि इस n और इस n में यहाँ अंतर देखने के लिए मिलता
यदि 10 पूर्ण संख्याओं को लिखा जाए, फिर से हम बात कर रहे हैं एक ही बात को फिर से बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझाने का, कि लगातार 10 पूर्ण संख्या, लगातार 10 पूर्ण संख्या, तो लगातार 10 पूर्ण संख्या हम शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 कहाँ तक, तो 10 संख्याओं के लिए हम लिखेंगे अंतिम संख्या 9। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या 9 संख्याएं हुई और शून्य को भी शामिल करें तो 10 संख्याएं हुई। अर्थात आंकड़ों की कुल संख्या कितनी हुई इस सीरीज में, तो n बराबर 10 हुआ। 0 से लेकर 9 तक लिखी गई सभी संख्याओं की संख्या कितनी हुई, तो 10 हुई। और यदि n का बात करें, अंतिम संख्या का बात करें, तो अंतिम संख्या 9। तो आपको देखने के लिए अलग अलग मिल रहा है ना। अब प्रश्न में अगर ये n दिया हुआ है, अंतिम संख्या दिया हुआ है, तो आपको तब भी यही निकाल कर रखना है कि छोटी n कितनी है, आंकड़ों की संख्या कितनी है। आगे भी ऐसा ही करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अंतिम संख्या कितनी है, n का मान 9 है, तो कहेंगे n, तो छोटी n कितनी होगी, तो छोटी n का मान होता है अंतिम संख्या प्लस 1। आंकड़ों की संख्या क्या होती है, हमेशा आंकड़ों की संख्या होती है अंतिम संख्या जमा 1। और यदि योगफल का बात कर रहे हैं तो कहेंगे कि 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा, लगातार 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो ये होगा आपका 10 पूर्ण संख्या है तो 10 गुने 10 घटा 1 भाग निकल कर आता है 5 गुने 9 45। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या के बाद सम संख्या और विषम संख्या आधारित प्रश्न। तो पहले देख लेते हैं हम लोग सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, कहेंगे वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे, वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10। सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी अनंत तक है ना। बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो अब यदि लगातार n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आपका सूत्र निकल कर आता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, क्या निकल कर आता है, n इंटू प्लस 1। चलिए, तो साथ ही साथ देख लेते हैं प्रश्न भी। और यदि प्रश्न में पूछ ले लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो थोड़ा सा कहानी बदल जाएगा। यहां n तक की कहने का मतलब हुआ अंतिम संख्या। n क्या है, यहां पर
अंतिम संख्या है। और इससे हम बात किए थे कि जब भी प्रश्न का सूत्र बनेगा, वो कैसे बनेगा, तो वो छोटी n से बनेगा, अर्थात आंकड़ों की संख्या से। यदि अंतिम संख्या आपके पास दी गई है तो आंकड़ों की संख्या क्या होगी इसके लिए, तो इसके लिए आंकड़ों की संख्या n बराबर होता है बड़ी N भागा 2। ठीक है, क्या होगा, बड़ी N भागा 2। तो चलिए अब हम लोग सवाल बनाते हैं। अब अगर प्रश्न हो आपके पास कि 2 से लेकर 2, 4, 6, 8 इस तरह से कहाँ तक, तो हम रख देते हैं 20 तक। सभी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या है। सभी संख्याएं क्या है, समांतर श्रेणी में है, लगातार संख्याएं हैं। जब इसका योगफल कहा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अंतिम संख्या क्या है, n बराबर 20 है। तो आपके पास आंकड़ों की संख्या कितनी है, वो होता है n/2 से। तो n का मान है 20 भागा 2 अर्थात 10। तो आपके पास 2 से लगातार 20 तक लिखी गई सम संख्याएं कितनी होंगी, वो 10 होंगी। छोटी n क्या बताता है, संख्या। पीछे भी हम लोगों ने जिक्र किया, आंकड़ों की संख्या अथवा संख्याओं की संख्या। तो योगफल के लिए सूत्र क्या है, n × n+1 अर्थात 10 गुने 10 जमा 1। यही आपका योगफल होगा, इन संख्याओं का योगफल होगा। तो कितना निकल कर आता है, 10 गुने 11 110। ठीक है, चलिए तो इन दोनों प्रश्नों के लिए समझ में आ गया होगा सूत्र। अगर n दिया है तब, और अगर अंतिम संख्या दिया गया है तो अंतिम संख्या निकाला जा सकता है। कैसे, तो अंतिम संख्या में 2 से भाग कर आंकड़ों की संख्या ली जा सकती है और फिर सूत्र लगा देंगे। ठीक है, अब सम संख्या के बाद चलिए एक सवाल और दिमाग में आ रहा है। यदि सम संख्याओं का योगफल तक तो ठीक है, अगर प्रश्न में औसत पूछ लिया जाए तो, अब यदि औसत पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। जैसे योगफल दिया हुआ है आपके पास, यहां देखते हैं योगफल। तो योगफल के लिए सूत्र तो आपके पास, अगर औसत पूछ लिया जाए कि लगातार n औसत लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो औसत के लिए लिखेंगे केवल और केवल n जमा 1। यदि 10 सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 11। यदि 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 21। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम संख्या के बाद अब वास्तविक संख्या में विषम संख्या रह गया, जिससे कि प्रश्न पूछता है। तो क्या है अब अगला, विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे वैसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं लगता है, उन संख्याओं को विषम संख्या कहा जाता है। वैसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। विषम संख्याओं में 2 से भाग करने पर सदैव 1 शेष प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो विषम संख्याएं क्या क्या हैं, तो 1 से प्रारंभ करते हैं। 1 है सबसे छोटी विषम संख्या, 1 है सबसे छोटी सम संख्या, 2 है, कभी कभी पूछ लेता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या
ठीक है, तो देखो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न विषम संख्या से। कहेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है और 2 से भाग देने के पश्चात एक सदैव एक शेषफल बचता है। विषम संख्या का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो विषम संख्या का प्रारंभ 1 से प्रारंभ होता है। 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार की संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं हैं। और इस प्रकार की संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं। और इनमें यदि 2 से भाग दिया जाए तो क्या बचता है? शेषफल सदैव 1 बचता है। दूसरा, अगर सम संख्या पूछा जाए तो सम संख्या क्या है? तो कहेंगे सम संख्या वे सभी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं के समुच्चय को सम संख्या कहा जाता है जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, अर्थात 2 से भाग देने पर शेषफल सदैव 0 प्राप्त होता है। चलिए एक सवाल और कभी कभी पूछ लेता है कि वह सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या, मतलब एक ही संख्या जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, तो वो एकमात्र संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में पिछले वीडियो में अच्छे से स्पष्ट करके बताया गया है और जिन्होंने नहीं देखा है तो एक बार देखेंगे और बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब विषम संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो लगातार इन विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो ये होता है n²। ठीक है, अब और क्या पूछता है? लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? है केवल। ठीक है, यहां भी लगातार शब्द लगा हुआ है, ध्यान जरूर देंगे। प्रश्न में पूछ लिया जाए कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा और औसत क्या होगा? सबसे पहले योगफल पर बात कर लें हम लोग कि जब प्रश्न में n तक की कहा जाए, अर्थात अंतिम संख्या आपके पास दी गई है, तो संख्याओं की संख्या क्या होगी? तो कहेंगे n बराबर होगा आपका n + 1 और 2 से भाग कर देंगे, तो ये आपका आंकड़ों की संख्या निकल कर आ जाएगी। अब अगर इससे प्रश्न पूछ लिया जाए यहां पर, पहले इससे अगर इससे प्रश्न पूछ लिया जाए कि लगातार n विषम संख्याओं का योगफल, अर्थात 1, 3, 5, 7 करके कितना 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 10 विषम संख्याओं का, यहाँ 10 का मतलब अंतिम संख्या नहीं समझ लेंगे, यहाँ समझेंगे कि इस प्रकार की संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 करके कुल कितनी संख्याएं हैं? तो कहेंगे 10 विषम संख्याएं हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी है? तो कहेंगे लगातार 10 संख्याएं हैं, तो इसका योगफल क्या होगा? का योगफल क्या होगा? तो
इसका योगफल होगा n स्क्वायर, अर्थात 10 संख्याएं हैं। आंकड़ों की कुल संख्या कहाँ कितनी है? यदि 10 है तो योगफल कितना होगा? तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। अब अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए 10 लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? तो बोले जितनी संख्या है उतना औसत। यदि 5 विषम संख्याएं है तो औसत भी 5 होगा। यदि 15 विषम संख्याएं हैं लगातार लिखी गई तो उसका औसत भी क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। विषम संख्या में n तक की विषम संख्या यदि लिख दिया जाए प्रश्न में कि 19 तक की विषम संख्या योगफल क्या होगा? लगातार शब्द यहां भी लगा हुआ है। विषम संख्याओं योगफल क्या होगा? तो फिर क्या करेंगे? तो कहेंगे 1, 3, 5, 7, इस तरह से अंतिम संख्या क्या है आपके पास? 19 लिखते हैं जो कि 19 है। तो कहेंगे आंकड़ों की संख्या कितनी होगी? तो n का मान होगा, n का मान होगा तो 1 भागा 2 अर्थात 10। तो योगफल क्या होगा? 19 तक की सभी संख्याओं का योगफल। तो योगफल निकल कर आएगा योगफल निकल कर आएगा 10 का स्क्वायर अर्थात 100। ठीक है, अब चलिए सबको एक बार कॉन्साइज कर ले हम लोग, उसके बाद फिर वीडियो का अंत करेंगे। एक तरफ लिखते हैं आर्थिक संख्या, फिर लिखते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद सम संख्या और फिर लिखते हैं विषम संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्या। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या 1, 2, 3, 4। सम संख्या 2 से प्रारंभ होने वाली संख्या 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या 1, 3, 5, 7। ठीक है, 9। फिर बात करेंगे हम लोग योगफल के लिए। एक काम करते हैं आप लोगों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले से हम प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। सो जैसे जैसे बातें दिमाग में आ रही हैं उन बातों को आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। कोशिश है कि आपको वीडियो अच्छा लगे। ठीक है, सब में अंतिम संख्या n लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को n का मान चाहिए तो यहाँ n छोटी n अर्थात आंकड़ों की संख्या और अंतिम संख्या दोनों ही समान होता है। यहाँ आंकड़ों की संख्या से छोटी n का n घटा 1 निकल कर आता है। फिर वही अगर बात करें यहाँ पर 3 डॉट है, मतलब अंतिम संख्या n है। अब यहाँ आंकड़ों की संख्या चाहिए n, तो ये आपका निकल कर आता है n भागा 2। और यदि यहाँ अंतिम संख्या n है, यहाँ n का मान निकल कर आता है, आंकड़ों की संख्या निकल कर आता है n जमा 1 भागा 2। अब जो सूत्र निकल कर आ रहा है उस पर भी देख लेते हैं। योगफल
योगफल का सूत्र क्या आता है? तो कहीं योगफल के लिए सूत्र आता है n इंटू एन प्लस वन भागा 2, यहां निकल कर आता है n इंटू एन माइनस वन भागा 2 पूर्ण संख्या के लिए। फिर वहीं अगर हम लोग बात करें सम संख्या के लिए, तो इसके लिए सूत्र आता है n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, फिर बात करें आगे कि विषम संख्या के लिए सूत्र क्या निकल कर आता है, तो विषम संख्या के लिए योगफल का सूत्र निकल कर आता है n स्क्वायर। अब यदि कभी औसत पूछा जाए तो औसत के लिए क्या निकल कर आता है, n प्लस वन बाय टू। पूर्ण संख्या के लिए औसत का सूत्र निकल कर आता है n माइनस वन बाय टू। सब में n से भाग कर देंगे केवल। सम संख्या के लिए क्या सूत्र निकल कर आता है, तो n प्लस वन। और विषम संख्या के लिए औसत क्या निकल कर आता है, केवल n। यानी जितना आंकड़ा होगा, आंकड़ों की संख्या होगी, उतना ही उसका औसत भी होगा। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या में वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल और घनों का योगफल, घनों का योग। चलिए दोनों ही देख लेते हैं। तो वर्गों का योगफल निकल कर आता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। और घनों के लिए क्या आता है, तो कहेंगे n इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जो भी है जरूर करें। थैंक यू।